हेलो एवरीवन, मेरा नाम दुष्यंत है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल चौपाल पर। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चैनल किस बारे में है और छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। तो मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैं एक बहुत बड़ा फिल्म एंथुजियास्ट हूँ और मुझे सिनेमा देखना, म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। तो इस चैनल का आइडिया मुझे 2020 में आया था, जब हम सब लोग लॉकडाउन में थे। और उस वक्त मैं बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहा था, सच एज मैं मूवीज़ देख रहा था, वेब शोज़ देख रहा था, टीवी शोज़ देख रहा था, किताबें पढ़ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा चैनल शुरू किया जाए जहाँ पे मैं आर्ट के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से बात करूँ। तो चैनल का बेसिक आइडिया यही था कि मैं सिनेमा के बारे में बात करूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार सिनेमा तो एक कलेक्टिव आर्ट है, तो क्यों ना हर तरह के आर्ट के बारे में बात किया जाए। तो ये जो चैनल है उसी को डेडिकेटेड है। तो ये एक पॉडकास्ट चैनल है, डिजिटल चौपाल। तो यहाँ पर मैं चौपाल लगाऊंगा उन लोगों के साथ जो कि आर्ट फील्ड में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं या जो किसी न किसी तरीके से आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो मैं उन लोगों को यहाँ पर बुलाऊंगा और उनसे बातें करूंगा अलग अलग तरह के आर्ट के बारे में, अलग अलग तरह के आर्ट से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। और दूसरी चीज़ इस चैनल से आपको ये मिलेगी कि आपको यहाँ पर मिलेगी बहुत सारी रिकमेंडेशंस। तो रिकमेंडेशंस, मूवी रिकमेंडेशंस, बुक्स रिकमेंडेशंस, टीवी शोज, पॉडकास्ट, स्टैंड अप कॉमेडीज, पोइट्रीज, लिटरेचर, हर तरह की रिकमेंडेशन आपको मिलेगी यहाँ पर। तो आज का मैं पहला एपिसोड इस डिजिटल चौपाल पर शुरू करना चाहूँगा, तो जिसके लिए मैं अपने दो गेस्ट को आज बुलाने वाला हूँ, जो कि मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, दीपांशु और हर्षिता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो है लिरिक्स और लिरिसिस्ट। इस बारे में बात करने के लिए मैं अपने दोनों गेस्ट को इनवाइट करूंगा। दीपांशु और हर्षिता, आप दोनों अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। हेलो दीपांशु, हेलो हर्षिता। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू डिजिटल चौपाल पर आने के लिए और मेरे साथ अपनी चौपाल बैठाने के लिए। हेलो दुष्यंत। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि हर्षिता कौन है और दीपांशु कौन है। हाँ जी, फिर भी मैं बिल्कुल बता देता हूँ क्लियर हो गया है मेरे पास कि हर्षिता फिर भी कौन है और बता देता हूँ मैं दीपांशु कौन है। दीपांशु। हाँ, तो इसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं अपने व्यूवर्स को इन दोनों का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। हर्षिता जो है, जो एक राइटर है, जो पोइट्रीज लिखती है और लिखने का शौक रखती है, और मेरी तरह इनको भी फिल्म्स देखने का शौक है। तो इसीलिए मैंने इनको आज यहाँ पे इनवाइट किया है। उसके साथ ही मेरे साथ है दीपांशु। ये भोपाल से है। ये स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, ये राइटर है, ये पोइट्रीज लिखते हैं और साथ ही साथ केमिकल इंजीनियर है। तो रोजी रोटी भी चल रही है। कैसा लग रहा है दीपांशु आपको यहाँ पर आकर? मुझे काफी अच्छा लग रहा है दुष्यंत। जब हमने एक आइडिया के बारे में बात करी थी मैं तभी से इससे बहुत ज्यादा फैसिनेट था। और आज जब देख रहा हूँ कि हम एक्चुअल में ये चीज कर रहे हैं तो मैं मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू दीपांशु। हर्षिता। मैं भी वही कहना चाहूंगी कि जब हमने इस बारे में बात करी थी, मेरे लिए ये एक नई चीज थी जो मैंने आज तक की नहीं। तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस भी होगा और मैं एक्साइटेड भी थी। तो आप हैप्पी टू बी दोनों हियर। लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। तो आज की चर्चा, आज की चौपाल जो हमने बैठाई है, इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका था कि आज हम लिरिक्स और लिरिसिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरा यही कहना था कि हर्षिता, आप क्या सोचती है और आप किस तरह के गाने सुनना पसंद करती है, या किस तरह के लिरिक्स आपको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, या जिन लिरिक्स को सुन के आपको लगता है कि यार ये बहुत अच्छा लिखा है, ये क्या बात अच्छा, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही टफ क्वेश्चन है एक्चुअली। क्योंकि मेरी प्लेलिस्ट में हर तरह के गाने मिल जाएंगे, तो जिनका म्यूजिक अच्छा है या जिनके लिरिक्स अच्छे हैं। बट अगर मैं हिंदी में लिखे गए गानों की बात करूं, तो मेरा फोकस हिंदी सॉन्ग्स में मेजरली लिरिक्स पे ही रहा है, कि जिनकी लिरिक्स हमें कुछ मैसेज देती हैं या थोड़ी डेप्थ के साथ लिखी गई हैं। तो मैं ऐसे गाने प्रेफर करती हूँ हिंदी सॉन्ग्स में। बट अगर कोई दूसरी भाषा के गाने होते हैं तो फिर उन पे ऑब्वियसली हमारा ध्यान म्यूजिक पे ही जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनकी भी ट्रांसलेशन वगैरह देखूं और समझूं और फिर ज्यादा एंजॉय करता हूँ। तो इट्स अ मिक्स, ऐसा कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है मेरा। ठीक है। दीपांशु, आपका क्या सोचना है लिरिक्स के बारे में, और आप किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं, या किस तरह के लिरिक्स आपको अट्रैक्ट करते हैं? चलो दुष्यंत, अगर मैं बोलूँ तो आपके जीवन में जो फेज चल रहा होता है उस हिसाब से आपको गाने पसंद आते हैं। मतलब जी। जैसे कि जब मैं जेई मेंस की तैयारी कर रहा था, गेट की तैयारी कर रहा था, तब मैं आनंद बख्शी के गाने सुनता था। कि मतलब जो उनने लिखे हुए हैं किशोर कुमार की आवाज में, कि रुक जी। जाना नहीं कहीं तू हार के। मतलब मोटिवेशनल टाइप का आपको चाहिए रहता है। और अभी शुरू शुरू में जब लिखना चालू किया तो मुझे गाने में पोइट्री अच्छी लगती है। हम्म।
जिस गाने में कविता है वो गाने मुझे अच्छे लगते हैं। पर हम्म। अब ये एकदम होता है, मैं सोच के नहीं बैठा हूँ कि इस गाने की मैं कविता ढूंढ लूँ। आप हाँ सुनते हो, आपको वो शब्द अच्छे लगते हैं, और ऐसा मेरा मानना है कि लिखावट ऐसी होना चाहिए कि जिसकी छाप सिर्फ कागज पे ना पड़े, आपके हाँ। हृदय पर भी पड़े। तो उस तरीके के जब गीत होते हैं तो मैं काफी खुश हो जाता हूँ उनसे। तो मेरा, जैसे कि एक मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा किनका है, कि एक डायरेक्टर है, वो मूवी को 3 बार देखते हैं। पहली बार खुद के लिए, फिर डायरेक्शन देखते हैं, फिर एक्टिंग देखते हैं। ऐसे ही मेरा है, मैं गाने 3 बार सुनता हूँ, लिरिक्स के लिए, कंपोजिंग के लिए, म्यूजिक के लिए, बस ये कई बार, फिर जब अच्छा लगता है तो फिर बार बार सुनते हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि गाने या कोई भी चीज है, वो एक फेज के टाइम पे आप उस फेज से रिलेटेड सुनते हो। कि जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो कुछ टाइम पहले मैं ब्रेकअप के दौर से गुजर रहा था। मैं उसके 2 साल पहले लोग मेरे सामने डीनो जेम्स सुनते थे, तो मैं कभी उनको बोलता था कि यार बंद करो यार, और उसके बाद फिर मैं ही लूप पे सुन रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, वो एक फेज हमेशा जरूरी है। शायद वो फेज के हिसाब से आप गाने या मूवीज नहीं कह सकता, लेकिन गाने या लिरिक्स तब आपको हिट ज्यादा करते हैं जब वो एक फेज गुजर रहा हो आपके साथ। तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे को ये जानना था दीपांशु कि आपके फेवरेट लिरिसिस्ट, या आप चाहेंगे जो हमारी ऑडियंस जो हमको देख रही है वो सुने उन लोगों को जाकर, या कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे लिरिक्स बहुत अच्छे लिखे गए हैं लेकिन वो लोगों तक पहुंचे नहीं है। तो हमारी आज पहल यही है कि कुछ ऐसे लिरिसिस्ट और लिरिक्स जो लोगों तक पहुंचे, और कुछ ऐसे, अब ऐसा है कि बहुत सारे लिरिसिस्ट ऐसा है कि हम बहुत सारे गाने ढूंढते हैं और हम सोचते हैं कि ये गाना किसने लिखा होगा, और फिर बाद में पता चलता है तो गुलजार ने ही लिखा हुआ है। तो ये बहुत हाँ बार होता है कि हम ढूंढ लेते हैं और हमको पता नहीं लगता है। तो इसी बारे में बात करना चाहूंगा कि दीपांशु और हर्षिता दोनों से मेरा यही सवाल है कि आप आजकल क्या सुन रहे हैं, या आजकल जो भी है, आपको कौन से लिरिसिस्ट आज भी जिनको आप एडमायर करते हैं, या आप चाहेंगे कि लोग भी उनको सुने और उनके बारे में जाने। तो हर्षिता, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा, किन के बारे में बात करना चाहेंगे आज आप? मैं आज बात करना चाहूंगी, जैसे कि आपने कहा, गुलजार साहब के बारे में, कि किंग ऑफ लिरिक्स माने जाते हैं। हाँ, मतलब लिरिक्स की तो बात हो और गुलजार ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है? सही। तो उनसे शुरुआत करने के बाद मैं कुछ और लिरिसिस्ट हैं, जैसे कि साहिर लुधियानवी, प्रसून जोशी। जी। इन्होंने जिस तरह की दीपांशु की चॉइस है गाने की, कविता होती है गानों में, तो हाँ। उसी तरह के गाने हैं इनके लिखे हुए, जो कि हमें, और इसमें ऐसे एग्जाम्पल्स भी आएंगे जिनमें, जैसे आपने कहा कि कुछ गाने होते हैं जो हमें बहुत पसंद होते हैं, पर हमें फिर बाद में पता पड़ता है कि इन लोगों ने लिखे हैं। तो इस टाइप के एग्जाम्पल बहुत देखने मिलेंगे इन तीनों के लिए बेसिकली। और भी बहुत सारे हैं जिनको मैं टाइम के साथ आगे बताना चाहूंगी। ठीक है दीपांशु, आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं तो शुरू करना चाहूंगा कि बिल्कुल। मेरे लिरिसिस्ट से, तो आपने दुष्यंत और हर्षिता, तुमने वो गाना सुना होगा कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल सुना है। शायद आनंद आनंद फिल्म का गाना है। आनंद फिल्म का गाना है, और जब हम गाना सुनते हैं तो या तो हमें राजेश खन्ना की याद आती है, या हाँ। बैकग्राउंड में खड़े अमिताभ बच्चन की, या फिर मैक्स टू मैक्स सिंगर कौन थे उसके, हाँ। कि वो मुकेश ने गाना गाया। तो जी। हमें हमें ये याद आता है। पर हम कभी सोच ही नहीं पाए कि इतने सुंदर शब्द लिखे किसने। और ये जब मैंने गाना पहली बार सुना था, मूवी मुझे काफी पसंद थी, तो मैं भी बस सुनने लगा उस गाने को। पर जब मैं लिटरेचर में ज्यादा इन्वॉल्व हुआ, एक्चुअल में जब मैं लिखने लगा, हम्म। तब मुझे वो शब्द सुनाई दिए। म्यूजिक नहीं, राजेश खन्ना नहीं, मुकेश नहीं, मुझे वो शब्द सुनाई दिए सीधे सीधे। तब मैंने देखा कि वो राइट है कौन लिरिसिस्ट। तब मुझे पता चला योगेश गौर का नाम। योगेश, क्या आप फिर से नाम रिपीट करेंगे उनका? योगेश गौर। योगेश गुवर। ठीक है। हाँ, योगेश गौर ने आनंद मूवी के 2 गाने लिखे थे उस टाइम पे, जिंदगी कैसी है पहेली, और कहीं दूर जब दिन ढल जाए। और ये दोनों गाने ना मेरे अभी तक फेवरेट है। हाँ, क्योंकि वो क्योंकि गानों का वो लिखावट का इम्पैक्ट आज तक आपको है और वो आज भी रेलेवेंट है। हाँ, वही वही, कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए में वो पूरा का पूरा एक तरीके से बता देता है कि जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ। कि उसका पास्ट जिसके बारे में कुछ नहीं पता मूवी में, वो गाना बता देता है कि यार कुछ तो डिस्टर्बिंग था इसके पास्ट में। और दूसरा गाना जिंदगी कैसी है पहेली है, कभी ये हंसा है कभी ये रुला है, सिंपल शब्दों में आपने बता दिया कि लाइफ क्या है। ये भी उन्हीं का लिखा हुआ बस गाना है। ये भी उन्हीं का लिखा हुआ गाना है। जबकि हाँ, हम सालों से ये गाने सुनते आ रहे हैं लेकिन हमको नहीं पता था कि इनके हाँ लिरिसिस्ट कौन है। और मेरा ये मानना है, हमेशा से ये मानना रहा है कि म्यूजिक जो होता है वो शरीर होता है, लेकिन जो सोल होती है उसकी वो लिरिक्स होते हैं।
तो बिल्कुल। अगर 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 हम पिंक फ्लॉयड वगैरह की बात ना करें, तो अगर हम बॉलीवुड म्यूजिक देखें या हिंदी म्यूजिक देखें, तो बिना बिना लिरिक्स के हिंदी म्यूजिक की कल्पना नहीं कर सकते आप। या किसी भी तरह के म्यूजिक की आप बिना लिरिक्स की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। एज सच अगर वेस्टर्न म्यूजिक में जाए तो वहां पर बहुत सारा म्यूजिक के द्वारा आप बहुत सारी चीजें समझ ईडीएम। जाते हैं। लेकिन वो मेरा मानना है कि अगर म्यूजिक शरीर है तो आत्मा उसके लिरिक्स रहेंगे। तो हर्षिता, आप कुछ कह रही थी कि आप कुछ कह रही थी, आप गुलजार साहब के कोई गाने मेंशन करना चाहेंगी जो आप सुनती थी, या आप चाहती हैं कि लोग भी सुने उनको, या नहीं सुने होंगे तो उन्हें पता चले कि यार जाके आप सुनो। बस मैं कहने ही वाली थी कि बात अगर हो रही है जिंदगी के बारे में बताने वाले कुछ ऐसे गानों की जो हमें कुछ मैसेज दे या फिर जिंदगी के बारे में लिखे गए हैं, तो गुलजार साहब के दो ऐसे गाने हैं जो जो मुझे काफी पसंद है। एक है थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। तो ये मूवी खट्टा मीठा से है, किशोर कुमार ने गाया है इसे। तो इसकी जो लाइंस है ये हमें बताती है कि हम आजकल कितने ग्रीड से भरे माहौल में रहते हैं, हमारे अंदर वो कितनी ग्रीड भर गई है, और सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग और एक खुशी वाली फीलिंग हमें ये गाना देता है। तो थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। एक ये गाना है, और एक गाना है आने वाला पल जाने वाला है। तो ये गाना हमें बताता है कि हमें कैसे, वो आपने सुना होगा सीव द डे, ये हाँ। कोट, तो ये हाँ हमें हाँ। दिन के छोटे छोटे जो पल होते हैं, लम्हे होते हैं, उन्हें जीने के लिए ये गाना हमें प्रेरित करता है। तो लाइंस इसकी जो मुझे जो ज्यादा पसंद है, मैं वो लाइंस बताऊंगी। लाइंस कुछ इस तरह से है, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहां दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है। तो जो भी इस पल में है, आप उसका निचोड़ अपने पास रखिए और उससे खुल के वो जिए। एक गाना, ये गाना एक तरह से फैक्ट चेक है कि यार आने वाला पल तो जाने ही वाला है। ये अभी हम जो जाने ही बात वाला कर है रहे हैं, भाई। मैंने जो बात बोल दी वो बोल दी, अब वो चली जा चुकी हाँ। है। तो वो एक तरह से फैक्ट चेक है। गुलजार की अगर बात हो रही है तो गुलजार के जो उन्होंने पहले गाने लिखे हैं वो तो बहुत सबके पसंदीदा रहे हैं। लेकिन कुछ जो उनके कंटेम्प्रेरी गाने हैं, जो कि मेरे को हैदर जो मूवी है उनमें उनके जितने भी लिखे हुए गाने हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब बिस्मिल जो उन्होंने गाना लिखा है हैदर में, वो पूरी मूवी को डिफाइन करता है वो गाना। वो उस 5 मिनट के गाने में जो उन्होंने लिखा है वो पूरी मूवी को डिफाइन कर देता है कि पूरी फिल्म में होने क्या वाला है। वो उस 5 मिनट के गाने में उन्होंने लिख दिया है, मतलब उस पूरी फिल्म का सार। अगर वो आप गाना देख लो, अब देख भी लो सुन भी लो, तो आपको पूरी फिल्म देखना बहुत जरूरी है। हैदर तो बिल्कुल देखने चाहिए। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि यार मेरे को, अगर मुझे कोई बोले कि हैदर यार देखनी है, उसका कोई सिनॉप्सिस बता दे, तो मैं बोलूंगा कि बिस्मिल गाना देख ले और बिस्मिल गाना सुन ले। उसमें सब कुछ बताया है। तो मेरे मेरे लिए ऐसा है कि गुलजार का जो हैदर का एल्बम है जो उन्होंने लिखा है, क्योंकि मैं उनको गुलजार का एल्बम बोलता हूँ, विशाल भारद्वाज ने हम्म। जरूर उसके गाने कंपोज किए, लेकिन उसमें एक और गाना है झेलम। झेलम गाना है जो कि उन्होंने झेलम के ऊपर लिखा है। तो और वो इतना सैड गाना है कि आप जब सुनेंगे और आप जब फिल्म में देखते हो तो आपको पता लगता है कि यार ये झेलम आप रिलेट कर लेते हो कि झेलम के बारे में बात क्या हो रही है और क्यों हो रही है। तो उसमें जितने भी गाने उन्होंने लिखे हैं गुलजार ने हैदर में, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो पुराने गाने तो उनके जो है वो है, लेकिन जो अभी उन्होंने लिखे हैं उसमें हैदर के हर गाने जो उन्होंने लिखे हैं वो मुझे बहुत पसंद है। उसमें एक और गाना है जो रेखा भारद्वाज ने गाया है कि उन विधाताओं के नाम, तो वो एक तरह से उन लोगों के लिए है, उन औरतों के नाम पे है जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, शहीद हुए हैं, जिनके बच्चे हैं, जिन वाइफ ने अपने हस्बैंड खोए हैं, तो उनके ऊपर गाना लिखा हुआ है और वो बहुत ही शानदार गाना लिखा हुआ है। तो गुलजार के जो हमको सुन रहे हैं उनको जाके हैदर के गाने एक बार सुनने चाहिए। म्यूजिक के लिए नहीं, लिरिक्स के लिए बिल्कुल सुनने चाहिए। और म्यूजिक तो बिल्कुल ही रिलेट करता है, लेकिन लिरिक्स जब तक रिलेट नहीं कर पाओगे आप लिरिक्स से, तब तक म्यूजिक सुनने का भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं यही तो बोल रहा था यार दुष्यंत की, मतलब जो गुलजार साहब है उन्हें आनंद मूवी में मृत्यु एक तो कविता है, जो मृत्यु हाँ एक कविता वो लिखा है और वो आज भी रेलेवेंट है। वो बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ गुलजार साहब आज भी रेलेवेंट है, वो उनके गाने आज भी चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आइटम सॉन्ग को कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे बना सकता है यार, कि मतलब चल छैया 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 कजरा रे। बिल्कुल, या बीड़ी यार जले ले। बीड़ी चले गए, वो काम एक ही इंसान कर सकता है। गुलजार साहब। हर्षिता शायद वो आप म्यूट करें नहीं। तो हर्षिता आप क्या बात कर रही थी बताइएगा।
तो मैं बात कर रही थी गुलजार साहब के प्रभाव की, जो कि पुराने गानों से लेकर के बॉलीवुड में आज भी हमें देखने को मिलता है नए गानों में। जैसे कि सुरमा मूवी का एक गाना है इश्क दी बाजियां, तो वो जो गाना है उसकी लाइंस पंजाबी में है, पर उन लाइंस का जो मतलब है वो काफी डीप है। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि गाना ही स्टार्ट होता है, कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी उसे हूर हूर कहता हूँ, इससे। और फिर बीच में लाइंस आती हैं, याद आ जाए तो तेरा नाम लेके झूम लूं, शाम आ जाए तो उठ के चांद का माथा चूम लूं। तो ये इतनी खूबसूरती से लिखी गई लाइंस है। और ऐसा ही नहीं है कि इन्होंने रोमांटिक सेंस में, ये वाला एक गाना है गुलजार साहब के रोमांटिक लाइफ स्पेसिफिक सॉन्ग से हटके भी कुछ ऐसे रोमांटिक सॉन्ग हैं जिनको हम सुनते हैं, पुराने गाने भी हैं जिनको हम सुनते हैं पर हमें नहीं पता है। आंधी मूवी का एक गाना, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, है मेरा फेवरेट सॉन्ग है। इस गाने को मैं जितनी बार सुन लूं मैं थकती नहीं हूँ। और इसकी इसकी कोई एक स्पेसिफिक लाइन नहीं है जो मुझे एकदम हिट करती है। इसकी हर लाइन अ, मतलब सिंपल तरीके से लिखी गई है, पर इतनी खूबसूरती से। जैसे तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, हाँ रात को रोक लो। मतलब कोई इससे ज्यादा प्यारे तरीके से क्या लिखेगा। हाँ। तो ये तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। और गुलजार साहब का एक मैं और गाना बताना चाहूंगी जिसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, जो मैंने सुना था मुझे काफी पसंद था, पर मुझे जब मैंने गूगल किया तब मुझे पता पड़ा कि ये गुलजार साहब ने लिखा है। एक थी हाँ, डायन मूवी का यारम सॉन्ग। तो ये ये तो हालांकि मुझे भी आज अभी के पता चला। डिस्कस, ऐसे गुलजार साहब के कितने गाने हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी, पर आज जो हम लिस्ट में ले रहे हैं उसमें से मैं ये एक आखिरी और बताना चाहूंगी, क्योंकि ये उन गानों में से है जिनका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, जैसे दुष्यंत आपको भी नहीं था। तो इस इसकी इसकी भी बहुत सारी ऐसे लाइंस है, जैसे गजरे बुने जूही मोगरा, तुम्हारा दिल हमारा दिल, प्यार में हारा बेचारा दिल। हाँ। तो आ, ये बस गुलजार साहब की बात है जो और एक उनका चीज इन्फ्लुएंस, जो मैं वो तब से लेकर के अब तक इतना है कि आज तक उनके गानों की बात ही अलग होती है और हमें पता भी नहीं होता है। तो मैं तो बेसिकली उसी उसी लॉट से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लोगों को लिरिसिस्ट का इतना पता ही नहीं होता है और हम बस गाने सुनते रहते हैं। तो मैं उन्हीं में से बिलोंग करती हूँ। इसमें मेरा राइटर, तो बहुत अजीब बात है कि मैं एक राइटर हूँ बट मैंने लिरिक्स पे भी ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, तो हमारे साथ रहोगे तो सीख जाओगी। मतलब दीपांशु, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये बोल रहा था कि वो एक थी डायन का गाना है और वो इमरान हाशमी की मूवी है, तो चलता है वो गाना। अगर नहीं सुना मैं तो म्यूट पे देखता हूँ। तो ये हो गया। और अगर प्यार की बात चल रही है तो पता है वो गाना सुना है, पहला नशा? बिल्कुल, सबने सुना, वो गाना मतलब किसने यार, नहीं सुना है। वो बचपन का, मतलब वो पहला, भले आपका पहला नशा हो या ना हो, वो गाने ही पहला नशा हुआ मतलब करता था कि आमिर सुन खान रहे हैं स्लो मोशन बचपन में से। डांस कर रहा है और पीछे पहला नशा चल रहा है। आमिर खान हम खुद को इमेजिन करते थे स्लो मोशन में डांस बिल्कुल। करते हुए, ना ना ना। वो घर वाले अगर वो गाना सुन ले आपकी प्लेलिस्ट में, उनको लगता हो गया भाई साहब। अभी तो हम्म, बच्चा बिगड़ गया है, आवारा हो गया है। हाँ, अब हो चुका है इसका काम कि इसको पहला नशा, हाँ हो गया। अभी वो अपने जेवर रख लेते हैं संभाल के। तो हाँ ये है मजरू सुल्तानपुरी ने ये गाना लिखा है। तो वो है, कुछ इस तरीके के गाने लिखते थे वो, कुछ इस तरीके के गाने उनके लिखते थे। हम उस दिन बात भी कर रहे थे कि देखे अपना है दिल तो आवारा, ख्वाब में आओ हकीकत, ये गाने थे। पर मुझे जो उनका गाना अच्छा लगता है, जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, वो था हाँ। कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान होगा। ये गाना शायद हमने जब सुना होगा, जब उनके दूसरे गाने, जहां तेरी ये नजर है, लेके पहला पहला प्यार, और उसके बीच में ये गाना हाँ, तो एक कि वो तुझसे लिरिसिस्ट नाराज, की रेंज पता चलती है कि किस तरह के गाने, वो कितने डिफरेंट गाने वो लिख सकते हैं। हाँ, कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूं मैं। मतलब ये ऐसे शब्दों में, मतलब मैं ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। ये गाने को जब मैं सुनता था ना, मैं हंस क्यों रहा हूँ इस गाने को के बारे में बोलते हुए, कि जब लगता है लाइफ में सब कुछ गलत जा रहा है, गलत जा रहा है, गलत जा रहा है, और आप ये गाना सुनते हो कि तुझसे फिर भी मैं नाराज नहीं हूँ, बस ठीक है, सरप्राइज हूँ, चल रहा है, ओके। ओके, तो ये चल उस रहा है तरह के लेकिन, गाने थे। और मतलब शो मस्ट गो हाँ, तो ऑन। मुझे लगता है नाराज तो हूँ लेकिन अब क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिंदगी है, जीना है, चलते जा। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार ना लोग जाके मजरू सुल्तानपुरी की पूरी फिल्मोग्राफी बोलते हैं ना उसको, मजरूर सुल्तानपुरी की पूरी सब लिखे हुए लिरिक्स ही आप बोल सकते हैं। जो रेंज है, गाना पहला नशा से लेके
आओ ना, गले लग जाओ ना से लेके, और फिर तुझसे नाराज नहीं है जिंदगी, तो ये तीनों गाने 3 रेंज बताते हैं। तो हाँ मैं रिकमेंड करूंगा उनके ये तीनों गाने। सबसे पहले बार यही सुनना, तुझसे नाराज नहीं है जिंदगी। ठीक है। इसी लाइन में मैं एक लिरिसिस्ट है जिनको बहुत एडमायर करता रहा हूँ, और उनके कुछ गाने मुझे बहुत पसंद आए। उनका नाम है गोपाल दास नीरज। हाँ क्योंकि हम अगर पिछले 50s से 90s की अगर बात कर रहे हैं, तो क्योंकि हमने उन्हीं लिरिसिस्ट के बारे में अभी फिलहाल बात की है जो उस दौर में लिखते रहे, तो उसमें गोपाल दास नीरज मुझे बहुत पसंद है। उनका एक गाना है शोकियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा जो नशा यूं तैयार, वो प्यार है। एक वो गाना मुझे उनका बहुत पसंद है। एक उनका एक गाना है जो हमेशा मैं गुनगुनाता रहता हूँ, जो कि फूलों के रंग से उनका एक गाना है कि फूलों के रंग से दिल की तरंग से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह तू, ऐसे मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा, जैसे जैसे कि माला में धागा, और बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। तो क्या बात है। उस वक्त पे ऐसा नहीं रहता था कि आपने 2 लाइन लिख दी और लिरिक्स हो गए। आप उस चीज को लेकर आए, चंदन पानी से कंपैरिजन किया, लेकिन वो कंपैरिजन तो शायद तुलसीदास भी कर रहे थे या कबीरदास भी कर रहे थे, लेकिन करने का तरीका जो है, या मेरे को हमेशा पुराने लिरिसिस्ट इसलिए पसंद आए हैं कि उन लोगों का जो मीनिंग और जो उनका रेफरेंसिंग जो रहता था, कि अगर वो बादल की भी बात कर रहे हैं तो उसको प्यार से जोड़ने का तरीका उनका एक बहुत यूनिक रहता था, जो अभी के लिरिक्स राइटर्स शायद उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है। और उन्होंने एक और गाना लिखा जो मुझे बहुत पसंद है, ए भाई जरा देख के चलो। अब ये थोड़ा कॉमिक गाना है, तो आप रेंज पता कर सकते हैं कि शौकियों में घोला जाए फूलों का शबाब, फूलों के रंग से, क्या और बात है। उसके बाद ए भाई जरा हाँ। देख के चलो। तो वो मुझे हमेशा फैसिनेट किए, और उनके गाने मैं सुनना बहुत पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग उनके लिखे हुए गाने सुने। गोपाल दास नीरज नाम है उनका। अभी हाल ही में कुछ 2-3 साल पहले ही उनकी मृत्यु हुई, लेकिन एक तरह से वो लेजेंड लिरिक्स राइटर रहे हैं हमारे देश के लिए। तो हाँ दीपांशु दुष्यंत, मैं बोलो। ये बोल हाँ, मेरा ये बोलना था कि अभी गाने लिरिक्स उतने नहीं है, क्योंकि अभी लिरिक्स चाहिए नहीं। बस ये दिक्कत है। दिक्कत ये नहीं कि लिरिक्स अच्छे नहीं है, आज के टाइम में लिरिक्स बहुत अच्छे हैं हमारे पास। वरुण ग्रोवर है, अमिताभ भट्टाचार्य, शाद कामिल, मनोज मुंतशिर, पर बात ये हो जाती है कि हमें लिरिक्स चाहिए नहीं। वो तो बस मैं समझ अगर हम, सकता हूँ। तो हाँ वो कि मैं वही हम, कहना चाह रहा था कि अगर मैं दिल पे हाथ रख के बोलूँ तो हमारे पास बहुत अच्छे लिरिसिस्ट है, लेकिन दिक्कत हाँ वहां आ रही है कि सुनने वाले नहीं है। बस यही बात है कि अब आपको बीट चाहिए, और बीट, बीट आपको, तो फिर खैर हम किसी को क्रिटिसाइज करने यहाँ पर बैठे नहीं है, नहीं तो नहीं हम नहीं, उन्हीं बस मैं चीजों के मैं बारे बता में रहा हूँ, बात करेंगे जो वो भी अच्छा है। नहीं, बस वही है ना कि वो उनकी गलती नहीं है। जो दिखता है वही बिकता है, जो बिक रहा है वही हाँ, वो दिखाएंगे और ना। मुझे यही बस लगता है वही कि बात है। सुनने वालों की गलती है। अगर वो ठीक से सुन नहीं रहे हैं, उनको वही सुनना है, तो आप क्या कर सकते हो। फिर वही वही मिलेगा आपको, बस इसलिए। तो बिल्कुल। हम कहाँ थे यार, ये तो एकदम डाइवर्ट हो गए। इसी बात पे मैंने हाँ साहिर लुधियाना आपका एक लिखा हुआ गाना जो मुझे एकदम से याद आया, ये सब चर्चा हुई तो, मैं पल दो पल का शायर हूँ। क्या बात तो है। क्या ये बात है। मेरी मैं जिस क्लासिफिकेशन को बिलोंग करती हूँ उससे भी रिलेट करता है, और हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं उससे भी रिलेट करता है। तो उसकी कुछ लाइन, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहे भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए, वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, तो यू कैन सी जुदा, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, लो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। क्या तो मैं तुमको पल का शायर हूँ। और उसी में एक जो लाइन है कि कल फिर आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। बट आज वो दिक्कत ये हो गई कि कहने वाले तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सुनने सुनने वालों की वाले कमी नहीं हो है। गई है। खैर, अगर साहिर हाँ। लुधियानवी की बात निकली है तो मैं दीपांशु से भी जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरी इनसे जब बात हो रही थी तो ये मेरे पीछे पड़े हुए थे कि यार साहिर लुधियानवी के बारे में मुझे बात करना है। तो दीपांशु प्लीज बात करो। एक्चुअली यार, साहिल लुधियानवी के बारे में तो मुझे क्या मतलब, अगर मैं उनकी बात करूंगा तो मैं प्यासा मूवी की बात ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। और जब मैं प्यासा की बात करूंगा तो आप ना बोले, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल। और प्यासा के बारे में जब हम बात कर रहे थे साहिल लुधियानी से, जब प्यासा पे आए थे, तो मैंने इनको कहा था कि यार उनके प्यासा फिल्म के लिए हम अलग से एक घंटे का पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम सिर्फ प्यासा के बारे में बात करेंगे। हाँ, क्योंकि जब प्यासा मूवी की बात करते हैं तो वो गुरुदत्त का ब्रेन चाइल्ड है, कि गुरुदत्त ने उसको बनाया, कि उनने सब दिखा दिया जो वो दिखाना चाहते हैं, दिखाना पोइट चाहते। की कहानी है। हाँ, पर उसके लिरिक्स इसने देखे। एक जब आप कहानी किसी पोइट के बारे में बता रहे हो, तो उसके गाने तो
दमदार होना ही चाहिए। दमदार तो होने चाहिए सिंपल और सी बात वो है। पोइट ने ही लिखने चाहिए। और मैं जब प्यासा की बात हुई तो प्यासा के गानों, मेरे को हर एक गाना पसंद है। और मुझे जब मैं सुनता था तब भी मैं पता लगाता था कि लिरिसिस्ट है कौन, तो मुझे ये पता लगा कि सभी गाने साहिर लुधियानवी ने लिखे हैं, साहिर लुधियानवी ने सारे लिखे। गाने। और जो अभी एक गाना जो अभी चल रहा है, तो इंस्टाग्राम पर बहुत चल रहा है, कौन सा वो, जाने वो कैसे लोग थे हर जिनके। जाने वो कैसे लोग होंगे। तो मैं एक ही वो करूंगा गुजारिश कि भैया वो गाना 30 सेकंड के आगे भी सुनो यार। वो हाँ, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ गाना है और काफी इंटरेस्टिंग है। और काफी सच में इंटरेस्टिंग गाना है। जाने वो, और प्यासा की बात करें और साहिर लुधियानवी की बात करें तो उसमें एक और गाना है जो अभी भी रिलेवेंट है, जो गाने का नाम है जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। क्या बात है। तो वो बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है, वो पूरे उस टाइम के पॉलिटिकल सिनेरियो को बताया है। लेकिन वो अगर आप देखें तो वो आज के पॉलिटिकल सिनेरियो पे भी सूट करेगा या रेलेवेंट होगा। तो मेरे को हमेशा ये चीज लगता है किसी भी राइटर की, कि यार तुमने 50 साल पहले जो भी लिखा है वो आज भी रिलेवेंट हो रहा है तो आप बहुत अच्छे राइटर हो। जैसे मंटो ने जो 50 साल पहले लिखा है वो आज भी रिलेवेंट है, या परसाई ने जो 50 साल पहले लिखा है वो आज भी रिलेवेंट है। तो वैसे ही साहिर ने या जिन लोगों की हमने बात की वो तब भी उन्होंने लिखा है, वो आज भी तुम रिलेवेंट है, उससे रिलेट कर पाते हो। तो ये शायद उनकी जीत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनकी जीत सब तक पहुंचे, कि सिर्फ हम हाँ तीन लोग बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है, उनके बारे में सब लोग जाने। साहिर लुधियानवी का नाम शायद सबने सुना होगा, हमारी जनरेशन के जो लोग हैं उन्होंने सबने सुना होगा, लेकिन जाकर कभी उन्हें सुना नहीं, उनके लिरिक्स पढ़े नहीं या उनके लिरिक्स सुने नहीं। तो गुजारिश है मेरी सबसे कि यार जाके सुनो। हम तीनों की गुजारिश है ये, सिर्फ मेरी नहीं। हाँ। तो जाके और प्लीज सुनो। नहीं, और दुष्यंत ये बात, एक एक और बात मैं बोलूंगा, मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, पर अगर 50 साल पहले लिखी चीज आज भी रेलेवेंट है और वो किसी प्रॉब्लम पे लिखी गई है, तो ये मतलब ये कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। सॉल्व नहीं हुई, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। परसाई, परसाई बोल दिया तो मैं एकदम क्या रोक नहीं पाऊंगा। अगर हाँ, परसाई के लिखे हुए बातों पे अगर आप बात करें, और वो उनने सारे सटायर लिखे हैं प्रॉब्लम से, अगर वो आज भी रेलेवेंट है, तो मतलब है कि देश से वो समस्याएं गई नहीं है। तो हम अब जब मूव ऑन करते हैं थोड़ा, थोड़ा तू मूव तुझे तो ऑन अच्छा करते हैं। और लगेगा आज मूव ऑन हाँ, तो करके। मूव ऑन करते हैं। और अभी तो हमने उन लिरिसिस्ट के बारे में बात करी जो 90s के पहले काम कर रहे थे, अब थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं। अच्छा दुष्यंत, तुम आगे बढ़ो उससे पहले मैं एक और गाना बताना चाहूंगी साहिर लुधियानवी साहब का। तो जैसे वैरायटी की बात हुई थी, रेंज की बात हुई थी कि कौन ऐसे राइटर्स जो अलग अलग तरह के अलग अलग टॉपिक पे या मसलों पे लिखते हैं और वो हम तक पहुंचाते हैं अपने गानों के द्वारा। तो उसमें हमने अभी दो तीन एग्जाम्पल देखे। एक थोड़ा सा और हटके है जो जिंदगी से जुड़ा हुआ है। पहला मैंने बताया शायरी का, आप दोनों ने भी थोड़े अलग तरह के गाने बताए। और ये हाँ, वाला फिर मैं, जैसे गुलजार साहब ने लिखे हैं कई जिंदगी के ऊपर गाने, वैसे ही ये वाला एक गाना है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं मिस नहीं करना चाहती थी इस गाने को, बहुत फेमस इसीलिए गाना मैंने है ये। आपको तो ये भी इन्होंने ही लिखा है। और इसमें एक, जैसे ये भी बात हुई ना हमें कि हमारी की हमें कुछ गानों की अभी भी जरूरत है, उनको सुनने की, उनको समझने की। तो अ, इसमें एक मैसेज है, बेटर वे ऑफ लिविंग। गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहा, मैं उस मकाम पे दिल को लाता ऐसे चला गया। पता चला गया। और तो ये पॉजिटिविटी है उस गाने में कि यार ठीक है जो हो गया कोई बात नहीं। जैसे अभी तुझसे नाराज नहीं जिंदगी के बारे में बात करें तो वो ये था कि उदास हूं मैं लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पे है कि यार ठीक हाँ है ठीक है। जो होगा देख लेंगे, हाँ और जो हो गया कोई बात हाँ। नहीं। हाँ तो तो हाँ, हाँ अब तुम आगे हर्षिता। बढ़ सकते नहीं नहीं, आप बोल सकती हो यार। हो। नहीं बस ये, अरे हाँ, तो हो गया। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा कि शायद जो लोग हमको देखने वाले होंगे या देख रहे होंगे उनको ये लगेगा कि यार होस्ट इतना क्यों बोल रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये चौपाल है। तो चौपाल में ऐसा नहीं है हाँ। कि जब आप गांव में एक पेड़ के नीचे चौपाल लगती है तो उसमें ऐसा नहीं रहता है कि एक बंदा ही आके बोलेगा, वहां पे सब लोग बात करते हैं। तो इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ। तो अगर किसी को ऐसा लगे तो उन लोगों से मैं माफी चाहूंगा, लेकिन चौपाल है तो मेरा बोलना तो बहुत जरूरी है।